दोस्तों क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो हैं बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ सकें। फटाफट से आ जाओ बच्चों, भोकाल आपका स्टार्ट होने वाला है। जो एग्जाम की दृष्टि से अब देखो, अब राहें आसान नहीं है। बोर्ड ने आपके लिए भी 5वां विकल्प जो है स्टार्ट कर दिया है, तो यार थोड़ा पढ़ लो। हर चीज अब आपके लिए कठिनाई होती जा रही है। आज फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया ज्योग्राफी का। बहुत सारे मित्र और आपके अपने चैनल पर पढ़ाने वाले जितेंद्र बागड़ी का भी सिलेक्शन हो गया है, तो जितेंद्र सर को बधाई हो भाई, ठीक है ना। साथ में देखो, आप भी पढ़ोगे ना तो आपका भी बच्चों ऐसे ही धीरे धीरे चीजें अपने आप ही ग्रो करती जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी। एक समय ऐसा होगा जब आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, आपको कहीं भी बेटा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत आवश्यक है, मेहनत बहुत जरूरी है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाइक शेयर कर दो, आगे बढ़ जाओ बेटा। पहला प्रश्न है, निम्न में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, बताइए सही संधि विच्छेद कौन सा है। अनुपलत छिन्न, अनुच्छिन्न, यशो काय, यशोधन काय, चतुश्लोकी और स्वरधन इरणी स्वर्णी। बताइए यहां पर सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है। प्रश्न जोरदार पूछा गया है। गिरीश शर्मा, लिस्ट तो आने में हमारी गोल कहां से भरेंगे। अरे आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, टेंशन मत करो, लिस्ट आ जाएगी। मैं जूनियर अकाउंटेंट की एक दिन वो भी लिस्ट आ जाएगी, एग्जाम भी हो जाएंगे, सारी चीजें बच्चों आपके लिए हो जाएगी बढ़िया वाली, है ना। बस आप मेहनत करते रहो। अब देखो बेटा, ऊ और छह ये कोई मामला नहीं है। चतुश्लोकी ये होता, चतुश्लोकी अगर ये शब्द होता ना सलोकी, तब तो मामला बैठता। यशोकाय नहीं हो सकता, यह है स्वधन इरणी। आपका अगला शब्द है स्वधन इरणी। तो बताइए यहां पर आंसर क्या माना जाएगा। मदन बताओ भाई, फटाफट से बताइए। लिस्ट तो आई नहीं, गोल कहां से भरेंगे। रश्मि बता भाई। तो देखो बच्चों, वैसे डी है, डी भी अगर हम देखते हैं तो ये अपवाद में माना जाता है। काय में माना जाता है बच्चों, ये वैसे अपवाद की श्रेणी में होता है। डी भी अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ये अपवादों की श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है भाई, अपवाद में आता है ये। निम्न किसमें सही संधि विच्छेद नहीं है। अहन अह, अहन, अंतः छल, अंतरैल, मरुत प्लस हरि, मरुधरी, क्षण प्लस मुख, क्षणमुख। बताइए बच्चों यहां पर सही संधि नहीं हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, लाइक शेयर करते रहो। सही संधि नहीं हुई है, ये प्रश्न बेटा आपको पूछा गया है। बताइए कौन सा विद्यार्थी बताएगा कि सही संधि कहां नहीं हुई है। बताओ फटाफट से बताओ भाई, यहां पर सही क्या होगा। तो देखो, छल की जगह इल हो गया तो ये होगा। अरहर में अहन का हर में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना, न के निचालनता आएगा। ये सही है, ये सही है। तो बेटा बी इज राइट आंसर। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जिस समास में सभी पद प्रधान हो, जिस समास में पहले पद की अर्थ की प्रधानता बनी रहती है और कुल पद प्राय किसी क्रिया, विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हों, पहला पद संख्यावाची हो और समास समार बोध तत्पुरुष समास के पद विशेषण विशेषण का भाव को प्राप्त करते हों। तो बताइए वैसे आपको दिख गया होगा बच्चों, सही आंसर यहाँ पर क्या माना जाएगा भाई। किरण, मदन बताओ भाई, रश्मि, गिरी और ऑफिसली रणवीर। रणवीर, वीरों के वीर रणवीर, बता भाई फटाफट से बता बच्चों। यहां पर कर्मधारय समास किसको कहा जाता है, या कर्मधारय समास के बारे में कौन सी बात एकदम सही है। तो डी हो जाएगा बच्चों, डी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई। कर्मधारय समास के लिए कौन सा उदाहरण है। दूध, रोटी, राधा कृष्ण, गाय, बैल, परमाणु। बताइए कर्मधारय समास का सही उदाहरण यहां पर कौन सा माना जाएगा। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए कर्मधारय समास का सही उदाहरण कौन सा माना जाता है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए कर्मधारय समास का सही उदाहरण कौन सा माना जाता है, या कर्मधारय समास का सही उदाहरण कौन सा है। तो यहां होगा परमाणु। इसका होगा बेटा परम है जो अणु, अर्थात ये कर्मधारय समास में शामिल किया जाएगा। बोलो बी इज राइट आंसर बच्चों, बी यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। बोलो बेटा फटाफट से बताइए। अरे क्लियर है क्या एकदम भाई। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ।
निम्नलिखित में से किस शब्द में अव उपसर्ग नहीं है? अव उपसर्ग नहीं है। अव का अर्थ वैसे होता है बुरा और हीन होता है। तो अब ये पूछा है कि कौन से में अव उपसर्ग नहीं है। ये प्रश्न बेटा आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, अव उपसर्ग। देखो ऐसे प्रश्नों का आप जवाब जो है परमाणु बम, हाँ परमाणु बम हो गया भाई। बोलो बेटा अव उपसर्ग किसमें नहीं है? टेररिस्ट है ना। तो देखो अव प्लस धी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अवनति में अवधन नति हो जाएगा, अवसर में अवधन सर हो जाएगा, लेकिन अवश्य में कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर 5वां ऑप्शन भी मिलेगा। नई परीक्षा पद्धति के अनुसार यहां पर बच्चों अब आपको 5वां ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में किस शब्द में नि उपसर्ग है? बताइए। निरापद, निरामिष और निरीही और निरूपण। तो बताइए नि उपसर्ग किसमें है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। अरे लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। नि उपसर्ग किसमें है? नि उपसर्ग का बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। नि, तो देखो निर्धन आपद हो जाएगा, ठीक है। निर्धन आमिष हो जाएगा, ठीक है। निरी का निर्धन यह हो जाएगा। वैसे निरूपण होगा, निधन रूपण होगा। इसका डी इज राइट आंसर। चलो अ प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो अ प्रत्यय के योग से नहीं बना है? जल्दी करो बेटा फटाफट से बताइए। अरे राहुल आ जाएगी भाई। अ प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? ये प्रश्न का आपको जवाब देना है। ध्यान रहे बेटा, अ प्रत्यय अगर देखा जाए तो इसको अप्रत्ययवाचक, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है बच्चों संतानवाचक तदित प्रत्यय कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय कहते हैं बेटा इसको? संतानवाचक। तो देखो कुशल में जब अ जुड़ता है तो कौशल बनता है, पांडु में जब अ जुड़ता है तो पांडव, और लघु में जब अ जुड़ता है तो लाघव। तो यहां पर लगाव हो जाएगा। सी इज राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। बोलो बेटा फटाफट से बताओ। क्लियर है एकदम? जल्दी चलो। ता प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ताप, मूर्खता, सुता, सुंदरता, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ता प्रत्यय नहीं लगा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? बोलो भाई ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जिसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया हो, या ऐसा शब्द जिसमें ता प्रत्यय नहीं हो, उस शब्द का चयन करना है। तो देखो मानवता में भी ता है, मूर्खता में भी सुंदर, सुता में सूत धन आ होगा तब जाके यहां पर सुता होगी। तो बेटाओ यहां पर जो आंसर होगा वो आपका सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई? सी इज राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो बेटा। तो सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है क्या? चलो निम्नलिखित में किसमें सभी शब्द अशुद्ध है? सटमास, सटानन और श्रृंगार। मुझे लग गया तत्वदान, तस्री, तिथि, द्वारका, दृश्य, दैहिक, नीरव, प्रज्वलित और प्रामाणिक। बताइए सभी शब्द बेटा अशुद्ध हैं। सर जी एक बार बताओ दो सर प्लीज 15 गुना। राहुल यार लिस्ट आ जाएगी, अब आ जाएगी तो टेंशन काहे को करता है? कभी भी आ जाएगी, लिस्ट का क्या ही है। अब मैं तो ये तो नहीं तेरे को कह दूं कि भाई साहब आज ही लिस्ट आ रही है। लिस्ट आ जाएगी, टेंशन मत करे। लिस्ट तो आचार संहिता लग जाएगी तब भी निकालनी पड़ेगी। अब बताओ बेटा, तो यहां पर होगा षणमास एक, दूसरा सड़ानन और तीसरा होगा श्रृंगार। तो बच्चों यहां पर जो राइट आंसर है वो ए माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ए किरण, ए इज राइट आंसर बच्चों। ए यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में अशुद्ध शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कवियत्री शुद्ध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए कवियत्री कौन सा शुद्ध है? रश्मि बेटा बातें नहीं रहे, फटाफट से बताओ कवियत्री कौन सा शुद्ध शब्द है? किसमें कवियत्री का शुद्धता का प्रयोग किया गया है, या शुद्ध कवियत्री कहां है? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। तो कवियत्री होता है, कवि ये गलत है, ये गलत है,
ये दोनों ही सही है, ए और बी हो गया आपका आंसर। ठीक है। नेत्र का पर्यायवाची नहीं, अक्षय, कुमुद, दृग और लोचन। बताइए नेत्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? सर आपने शादी कर ली क्या? शादी तो किए काफी दिन हो गए, अब तक बैठा रहता क्या तेरे लिए? बताइए पर्यायवाची नहीं है, यह प्रश्न आपको पूछा है कि कौन सा है जो नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, नेत्र का पर्यायवाची नहीं है तो बी इज राइट आंसर। कुमुद यहां पर सही आंसर माना जाएगा तो बी होगा बेटा। ठीक है, बी इज राइट आंसर बच्चों, बी यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। कुमुद इज राइट आंसर। नियति शब्द का समानार्थी नहीं है, भावी, भाग्य, बिल्कुल नियति का समानार्थी नहीं है। जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए, नियति का क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए, नियति का समानार्थी नहीं है। भावी, होनी, भाग्य, बिल्कुल नियति, नियति शब्द पूछा है बेटा आपसे कि नियति का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, यह प्रश्न आपको पूछा गया है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? बिल्कुल डी इज राइट आंसर बेटा, डी यहां पर सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? डी होगा बेटा, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। निंदा का विपरीत शब्द कौन सा है? निंदा 13वें में बताइए, निंदा विपरीत शब्द कौन सा है? निंदा, निरीय, राखिए, आंगनकुटी, चंदा, रस, शिकायत और स्तुति। निंदा का विलोम शब्द बताइए। और अच्छा मित्र वही होता ना जो निंदा करता है। तो मदन बता भाई, गार्गी, मदन, किरण बताओ फटाफट से, निंदा का सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा? तो बच्चों यहां पर निंदा का स्तुति होगा, स्तुति, निंदा का डी होगा, डी इज राइट आंसर बच्चों, डी यहां पर सही जवाब माना जाएगा। आपने सीटी के मार्क बताओ। राहुल कुमार कह रहा है पढ़ ले बेटा राहुल, तेरे जितने नंबर ही सबके हैं, किसी के ज्यादा नहीं है मेरे भाई। न्यून का विपरीत शब्द कौन सा है? बताइए बच्चों, न्यून का विपरीत शब्द बताइए बेटा। न्यून का विलोम शब्द क्या? बच्चों वाला प्रश्न है, फटाफट से बताइए, न्यून का विलोम शब्द क्या माना जाएगा? जल्दी लाइक शेयर करते रहो। इंग्लिश के भी करवाएंगे। भावना सिंह शेखावत बताओ भाई, भवानी, सॉरी भवानी सिंह है भाई। तो न्यून का बेटा अधिक होता है, ए इज राइट आंसर। न्यून का जो है सही शब्द क्या माना जाएगा? अधिक माना जाएगा। न्यून का सही शब्द क्या होगा बेटा? अधिक होगा। अधिक, थोड़ा को ज्यादा, मतलब थोड़ा का ज्यादा, और न्यून का अधिक हो गया। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? बिना पलक जगाए, निर्मलित, सूर्य के अस्त होने का समय, प्रदोष, वह जो किए उपकार को माने, कृतज्ञ, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। बताइए सही शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे को तो पता लग गया भाई, आप बताओ कौन सा है जो सही शब्द नहीं है? बोलो भाई फटाफट से, बिना पलके झपकाए। क्या आपको लग रहा है कि आंसर कौन सा होगा भाई? फटाफट से बताइए। बिना पलके झपकाए, गलत शब्द पूछा है बेटा, गलत शब्द पूछा है। तो ये होगा बिना पलक झपकाए, निर्निमेष होता है, निर्निमेष। ठीक है ना? तो ए इसका बेटा क्या माना जाएगा? सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए, बोलो यस या नो। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। भाई साहब आपको 31 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, बेस्ट जूनियर अकाउंटेंट की शानदार तैयारी है, जबरदस्त तैयारी आपको बेटा देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रत्येक रविवार को पेपर फर्स्ट और सेकंड की आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कम समय में 299 रुपये में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगी। महिला सुपरवाइजर की टेस्ट भी चल रहा है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आज हमारे जितेंद्र सर का आपका फर्स्ट ग्रेड में इसका सिलेक्शन भी हो चुका है। सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है वो बताएंगे गार्गी, उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप अपने जो नया चैनल आया है उस पर आपको ऐड कर देंगे, टेंशन मत करो। ये टेलीग्राम चैनल है, वो गणेश सर हिंदी नाम से टेलीग्राम है, तो वहां भी आप देख सकते हो बेटा। अच्छे कार्य में सेवा पर दी जाने वाली भेंट, इस वाक्यांश में बताइए क्या होगा? अच्छे कार्य और सेवा के लिए जो भेंट दी जाती है उसको बच्चों बताओ वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। अच्छा, गार्गी कह रही कल लिस्ट लेने चलेंगे। पुरस्कार, डी इज राइट आंसर बेटा, पुरस्कार यहां पर
सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है? इनमें से सही वाक्यांश सुनिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए सही वाक्यांश क्या होगा। गांधी जी का भाषण मननीय है, गांधी जी का भाषण विस्मरणीय है, गांधी जी का भाषण संस्मरणीय। तो गांधी जी का भाषण स्मरणीय है। महात्मा गांधी तो हमेशा ही पूजनीय और स्मरणीय रहे हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा बेटा सी होगा। सी है ना? हाँ, सी इज राइट आंसर। अब ई वाला ऑप्शन भी आएगा, ध्यान रखना। लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब आपका ई वाला ऑप्शन भी बेटा आपको देखने को मिलेगा बढ़िया तरीके से। ध्यान रखना, ई वाला ऑप्शन भी आपको बेटा देखने को मिलेगा। चलो, सही युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए सही युग्म। छत दीवार पर टिकी है, छत दीवारों पर टिकी है। आगे है क्या? छत दीवार पर टिकी है और छत जो है दीवारों पर टिकी है। तो बेटा यहां पर सही आंसर क्या होगा भाई? छत जो है दीवारों पर टिकी है। क्लियर है क्या? छत जो है कहां टिकी है भाई? दीवारों पर टिकी है। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए। हाँ, रोले बेटा रोले। हाँ, रोले तू रोले बेटा, और मेरे लाल रोले। रोले तू। रोने से अगर कुछ मिल जाए ना इस दुनिया में तो फिर तो पूरी दुनिया रो लेती। रोने से ही अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो सारी दुनिया रोती रहती, लेकिन रोने से कुछ नहीं मिलता। लोग केवल अपने भाग्य को कोसते हैं। ठीक है? आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ बताइए। आ बैल मुझे मार कहावत का सही अर्थ बताओ बेटा, क्या माना जाएगा? आ बैल मुझे मार कहावत का सही अर्थ बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? तो ये हुआ बैठे बिठाए आफत मोल लेना। डी इज राइट आंसर। बैठे बिठाए आफत मोल लेना। कहीं तुम में से भी ऐसे लोग होते हैं? हाँ, बैठे बिठाए आफत मोल लेना। देखो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपको बेटा सफलता मिलेगी। ध्यान रखना। बसंत के कोकिल का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए बसंत के कोकिल होने का सही अर्थ बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। इतरा इतरा कर चलना, कुरूप का श्रृंगार करना, कटु आवाज में बोलना, यदा कदा दृष्टिगत होना। बसंत की कोकिल होने का सही अर्थ बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? बोलो भाई, फटाफट से बताइए बसंत की कोकिल होने का सही अर्थ क्या माना जाएगा? बच्चों फटाफट से बताओ बेटा। बसंत की कोकिल होना, यदा कदा ही दृष्टिगत होना, है ना? कभी कभी ही दिखाई देना। बसंत की कोकिला होने का मतलब होगा कभी कभी ही दिखाई देना। क्लियर है भाई? चलो, किस बात का अर्थ इंडोरेस्टमेंट से संबंध है? वो इंग्लिश मेरे को नहीं आती भाई। प्रष्टांकन, बेचान, भुगतान और समर्थन। बताओ बेटा यहां पर सही आंसर क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लिश में बताना है भाई, हिंदी तो मुझे आती है। इंग्लिश में बताइए बेटा क्या आंसर होगा? बोलो भाई। तो इसका सी होगा भुगतान। सी इज राइट आंसर बेटा। भुगतान यहां पर सही आंसर माना जाएगा। डिस्क्राइबिशंस अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताइए 22 में, क्या माना जाएगा? बोलो भाई, फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा? तो संवितरण प्राधिकारी होगा। डी इज राइट आंसर, है ना? संवितरण प्राधिकारी होगा। क्लियर है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 23 में आइए। यण संधि को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? 23 में यण संधि को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? जल्दी बोलो भाई। यण संधि को षडानन, शीत ऋतु, मोहदारी, गुरुआज्ञा। यण संधि को दर्शाने वाला शब्द तो ये हो जाएगा ना, गुरु प्लस आज्ञा। ऊ और आ मिलके वाह हो रहा है, तो यही बच्चों क्या हो रही है? आपकी यण संधि हो रही है। गुरुआज्ञा में हो जाएगा।
क्लियर है क्या? बोलो यस या नो, फटाफट से बताओ बच्चों। शानदार, जानदार, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राम सर, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। महाजन, कष्ट साध्य, पादप, यथाशीघ्र, बताइए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कष्ट से साध्य करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। पादप में नहीं, महाजन ये आंसर है। यथाशीघ्र में बेटा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा ना। चलो आगे है, अधकचरा में उपसर्ग कौन सा है और किस भाषा का उपसर्ग है? बताइए, अधकचरा में बताओ बेटा क्या आंसर माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, अधकचरा में क्या होगा? अधकचरा में यहां पर अध होगा। बी इज राइट आंसर बच्चों, अध आंसर माना जाएगा। अध का मतलब यहां पर होता है आधा, ठीक है। और ये अध जो है वो हिंदी का उपसर्ग होता है। काहे का उपसर्ग होता है भाई? ये हिंदी का उपसर्ग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बी इज राइट आंसर। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए बहुत प्यारा सेशन। आज सर उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें। अब आपके साथ आपके प्रिय राम सर आपको साइंस और कंप्यूटर जो भी है सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, इसके बाद आपके पॉलिटी के क्वेश्चन जीतराम सर करवाने वाले हैं। तो लो राम सर संभालो कमान। बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार क्लास आपकी चल रही है। बिल्कुल भाई, सभी एक बार नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। भाई आ जाओ फटाफट से। बहुत ही बेहतरीन क्लास अभी आपकी हिंदी की हुई है। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस पढ़ने वाले हैं भाई। फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। उसके बाद अपन आज के सेशन की बात करते हैं। ये लो भाई, क्वेश्चन लग गए हैं आपके। चलो, राम राम भाई, राम राम सभी को, राम 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 राम। क्वेश्चन आपके साइंस की क्लास आ चुकी है और सभी को क्या करना है? शेयर कर दो फटाफट से कि भोकाल चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट का। भोकाल मचा देंगे एग्जाम में। एग्जाम में क्या मचा देंगे? भोकाल मचा देंगे। और फटाफट से आ जाइए भाई। अरे लिस्ट विस्ट की बातें मत करो, फटाफट से पढ़ते रहो और क्वेश्चन का जवाब देते रहो। क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। मानव प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन एक पाचन एंजाइम नहीं है? क्या बताना है? पाचन एंजाइम नहीं है। इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? इसका सही जवाब दीजिए। ट्रिप्सिन नहीं है, गेस्ट्रीन नहीं है, टाइलिज नहीं है या फिर पेप्सिन नहीं है। बताओ सही जवाब क्या रहेगा? कि सर ये जो एंजाइम है वो पाचन एंजाइम नहीं है। बताओ भाई, बताओ फटाफट से कौन सा है वो पाचन एंजाइम नहीं है? पेप्सिन आया है जवाब। बी 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 बी। रश्मि गार्गी बिल्कुल सही जवाब है। गैस्ट्रीन भाई कौन सा जवाब है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? जो गैस स्ट्रीन है वो क्या है? पाचन एंजाइम नहीं है। बहुत सही जवाब है। ये क्या है सर? पाचन एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन है भाई। मेलाकाइट एक अयस्क खनिज है, किसका है यह बताना है। मेलाकाइट क्या है? अयस्क या फिर खनिज है, वो किसका है? सीसा का है, मैग्नीज का है, बुध का है या फिर मरकरी का है? बताइए फटाफट से सही जवाब कि हाँ सर जो मेलाकाइट है वो इसका क्या है? अयस्क खनिज नहीं है, सॉरी है। यहां पे कितने मार्क्स लेके आते हो वो मुझे आप सबसे लास्ट में बताना कि हाँ सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए हैं। हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट में सभी मुझे अपना क्या बताएंगे? मार्क्स बताएंगे। भाई 50 में से मेरे इतने क्वेश्चन सर सही हुए हैं और इतने मेरे को आ रहे थे और इतने नहीं आ रहे थे। बाकी कोई मार्क्स है वो मैटर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मार्क्स आएंगे वो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं ना तो आप मान लो एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब रहेगा
कॉपर रहने वाला है। जो मेलाकाइट है वो किसका अयस्क खनिज है, वो आपके मरकरी का है, मतलब कॉपर का है। पेड़ों की आयु इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जो पेड़ों की एज होती है, आयु होती है, वो किन के द्वारा निर्धारित की जाती है, बर्थ, हाइट, ग्रोथ या फिर जनरल अपेरेंस। बताइए, जन्म, ऊंचाई, विकास, सामान्य दिखावट, जो पेड़ों की आयु है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, ये बताना भी आपको। रणवीर बता फटाफट से जवाब दे। पेड़ों की जो आयु है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ग्रोथ। बिल्कुल सही जवाब है रणवीर, बहुत बढ़िया। ग्रोथ होती है विकास पेड़ की, उससे ही निर्धारित की जाती है कि जो पेड़ की आयु है वो क्या है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को किस रूप में जाना जाता है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को किस रूप में जाना जाता है, इंसोजिम में, होमे, ओनजिम में या फिर एम्पोइजिम में या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है राहुल, अंकिता, बहुत बढ़िया। किस यहाँ पे किस रूप में जाना जाता है एंजाइम के प्रोटीन को, एंजाइम के प्रोटीन को एम्पोइजिम के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के तेल के दीपक की बाती से मिट्टी का तेल ऊपर क्यों चढ़ता है, वेरी गुड क्वेश्चन। मिट्टी के तेल के दीपक की बाती से मिट्टी का तेल है वो ऊपर क्यों चढ़ता है, दबाव अंतर के कारण, केशिका क्रिया के कारण या फिर तेल की कम सयांता के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाया था, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है और जो प्रक्रिया उसमें होती है वो सेम प्रक्रिया यहाँ पर है भाई। मिट्टी के तेल के दीपक की बाती से मिट्टी का तेल ऊपर क्यों बढ़ता है, क्यों चढ़ता है, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। अगर कल वाली क्लास आपने देखी है तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता मैंने आपको बताया था, उसमें भी यही जवाब था। क्या था, केशिका क्रिया, बिल्कुल सही जवाब था। और यहाँ पे भी क्या है, केशिका क्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। उस गैस का नाम बताइए जो अन्य तत्वों के साथ गठबंधन और मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जाती है। बताइए, उस गैस का क्या बताना है, नाम बताना है, जो अन्य तत्वों के साथ गठबंधन में और मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जाती है। तो कौन सी गैस है वो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या फिर सल्फर है। बताइए, वो ऐसी कौन सी गैस है जो अन्य तत्वों के साथ भी क्या है, पाई जाती है और मुक्त अवस्था में भी पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जाती है। गलत जवाब किरण, रणवीर। हाइड्रोजन नहीं है, ना ही नाइट्रोजन है। सही जवाब क्या रहेगा, ऑक्सीजन है। जिस गैस की वजह से हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन, वही आपका क्या है, सही जवाब है। अन्य तत्वों के साथ गठबंधन में और मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जाती है, ना कि ये पूछा है सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ऐसा नहीं पूछा आपको कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है पृथ्वी में, यह पूछा है बहुतायत में कौन सी गैस पाई जाती है जो मुक्त अवस्था में भी हो और किसी अन्य तत्वों के साथ क्या हो, गठबंधन की अवस्था में भी हो। भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन से बैक्टीरिया दही बनाने में मदद करते हैं। बताइए, लुकोपोडियम, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस या फिर फंगस। दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया क्या है, हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किरण, बहुत बढ़िया। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, वो क्या करते हैं, दही बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। बेल्डिंग परियोजना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बेल्डिंग परियोजनाओं के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। उसकी लैंग्वेज अलग थी, उसकी क्या थी, लैंग्वेज अलग थी, और यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के आपको दिया है। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा। इथेन और वायु का मिश्रण, इथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण, एथेन और वायु का मिश्रण या फिर एथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण। जो वेल्डिंग होती है उसके अंतर्गत किसका यूज किया जाता है वो बताना है भाई आपको। बिल्कुल, नमस्कार बादल कुमार।
बहुत दिनों के बाद क्यों भाई, मैं तो डेली आता हूँ भाई, आप ही नहीं आ रहे हो। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है रणवीर, राहुल। चलो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है। इथेन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है उसका यूज किस में किया जाता है? उसका यूज किया जाता है वेल्डिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वेल्डिंग परियोजनाओं के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। फटाफट बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, किस धातु को अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है? फटाफट से सभी का सही जवाब आना चाहिए सर। सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है या फिर कैल्शियम है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब देना है। और जिसने भी क्लास 24 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही शानदार आपकी क्लास चल रही है साइंस की, फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा भाई। हाँ जी, क्या जवाब आया है भाई आपका? सी जवाब आया है। सर मैं आरएस में लग रहा था, क्या हो गया लग रहा? तो अच्छा आरएस एग्जाम में लग रहा था। नहीं गार्गी, पहले भी क्लास तो हो रही है मेरी, रात को 9 बजे डेली करंट की क्लास होती है और सुबह 7 बजे भी साइंस की क्लास हो रही थी। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आ चुका है एल्यूमिनियम। क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है? एल्यूमिनियम धातु होती है ना, वो स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा क्या करती है? संरक्षित करती है खुद को। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? एल्यूमिनियम बिल्कुल सही जवाब है। मानव आंखों में कम बीन को उचित उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो बताइए जो कम बीन होती है ना, शॉर्ट साइट की बात हो रही है, शॉर्ट साइट को किससे ठीक किया जा सकता है मानव आंखों में? कौन से लेंस लगाकर? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? कि हाँ सर। मेरे साथ देखो यही है क्या रस्म है? ये टोपी ठीक नहीं लागे गुरुजी, तो हटा दूं टोपी? ये लो भाई आपका जो, ये लो भाई टोपी हटा दी बस। चलो बताओ भाई सही जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आ चुका है अवतल लेंस। जो शॉर्ट साइट होती है ना, शॉर्ट साइट होती है मानव आंखों में, उसमें आपको सही करके किसका यूज करके? अवतल लेंस का यूज करके आप शॉर्ट साइट की जो आंखों की होती है प्रॉपर, उनको आप हटा सकते हो। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। किसी को अगर शॉर्ट साइट है आंखों में तो वो कौन सा लेंस लगाएगा? वो अवतल लेंस लगाएगा। कौन सा लगाएगा? अवतल लेंस लगाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट के बारे में क्या सच नहीं है? ग्रेफाइट के बारे में क्या सच नहीं है वो बताना है सर। यहाँ पे ऑप्शन देखो, यह है उष्मा गति की रूप से सबसे स्थिर है, इसके क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल है, या फिर कार्बन परमाणुओं को मजबूत से संयोजक बंधों द्वारा समतल परतों में एक साथ बांधा जाता है, या फिर इसका उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। आपको क्या बताना है? ग्रेफाइट के बारे में जो सच नहीं है वो बताना है। क्या बताना है? ग्रेफाइट के बारे में जो सच नहीं है वो बताना है। ऐसे हो गया भाई, गर्मी लग रही थी तो थोड़े बाल छोटे छोटे करवा लिए भाई। गार्गी बोल रही है टॉपिक वाइज करवाओ भाई। चलो मैं देखता हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है गार्गी? हाँ जी भाई, फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। यहां पर बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? क्या सच नहीं है? इसमें देखो ये उष्मा गति की रूप से सबसे स्थिर है, ये बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। फिर क्या बोला? कार्बन परमाणुओं को मजबूत से संयोजक बंधों द्वारा समतल परतों में एक साथ बांधा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है इसका उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं रहा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही नहीं है, मतलब इसके क्रिस्टल क्या है? ऑक्टाहेड्रल नहीं है। क्या है? इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या नहीं है? ऑक्टाहेड्रल नहीं है भाई। बात समझ में आ गई सर? फटाफट बताओ कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो फटाफट से बताओ।
सबकी बात मान लूंगा, पढ़ाई करते रहो आप। हेमाटाइट क्या है ये बताना है। हेमाटाइट एक क्या है, खनिज है या क्या है? जिंक, लोहा, सीसा या फिर मैग्नीज? बताइए सही जवाब। हेमाटाइट क्या है? जिंक, लोहा, सीसा या फिर मैग्नीज? बताइए हेमाटाइट क्या है, बताओ भाई। अरे क्या बोल रहा है बादल, तू सामने होता मुर्गा बनाता तेरे को मैं। मुर्गा बना के स्कूल में गुरुजी कैसे कूटते थे वैसे कूटता मैं। जो अभी पढ़ाई के अलावा दूसरी बात करता ना, उसको यूं ही मुर्गा बना के कूटता मैं। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है बादल कुमार। आयरन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी रणवीर बिल्कुल सही जवाब है। अंकित जोशी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलो यहाँ पे सही जवाब क्या है? जो हेमाटाइट है वो क्या है सर? वो लोहा है। पुस्तक जेने प्लाटूरम, पुस्तक का नाम सुनना है आपको पहले तो। कौन सी पुस्तक है सर? जेने प्लाटारूम किसके द्वारा लिखी गई है ये बताओ भाई। जो पुस्तक है कौन सी? जेने प्लाटारूम, इंग्लिश में बोले तो जेनेरिया प्लाटारूम, ये बता दीजिए ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। अरे लिस्ट आ जाएगी, आ रहे हो पढ़ ले तू। अगर पढ़ाई नहीं करी तो लिस्ट आई तो तेरे कोई मतलब नहीं है, और नहीं आए तो तेरे कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ाई नहीं करी तो, अगर पढ़ाई नहीं करी और लिस्ट आ गई, नाम आ गया तो क्या कर लोगे तुम? कम से कम पढ़ाई कर लोगे तो काम तो आएगी। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती ऐसा तो है नहीं कि भाई ये लास्ट है। रोडवेज डिपार्टमेंट में भी आने वाली है, बिजली विभाग में भी आने वाली है, सेम सिलेबस रहेगा वहां पे भी। और आपको पता है विद इन 1 या 2 डेज में पशु परिचर की भर्ती आने वाली है, तो उसमें भी हम आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाएंगे फ्री में। पूरा कोर्स फ्री में करवाएंगे भी आपको, ऑनलाइन पूरा कोर्स आपको फ्री में करवाएंगे। चलो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? जो पुस्तक है जेने प्लाटूरम वो किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे किसी का भी सही जवाब नहीं आया है। ये लिखी गई आपके लिन्नेकस के द्वारा। किसके द्वारा? लिन्नेकस के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ताकि आप इस चीज को याद भी कर पाओ। ये RS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है सर। RS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, पुस्तक जेने प्लाटारूम किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को नहीं आया था। झूठ नहीं बोल रहा गार्गी, कल परसों देख लेना 101% आ जाएगी भाई। मैं यही हूं, कहीं जा थोड़ी रहा हूं। झूठ बोलो तो आ जाना, मर्डर कर देना मेरा, और तो क्या है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त नोबल गैस है, बताइए। कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त नोबल गैस है वो कौन सी है? हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है या फिर रेडोन है? बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है? अरे हाँ, आचार संहिता से पहले आ जाएगी, पशु परिचर की तो आएगी आएगी। हमारे जितने सोर्स है उससे यही पता चल रहा है कि डेफिनेटली ये बढ़ती तो आएगी ही आएगी भाई। बताइए कैंसर के उपचार में प्रयुक्त नोबल गैस है वो कौन सी है? सब तुझे पता है गार की कौन सी आएगी नहीं आएगी, फिर क्यों पूछ रही है? बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा अंकित? बिल्कुल सही जवाब है रेडोन। बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? रेडोन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी नोबल गैस का यूज किया जाता है? वो आपके रेडोन नोबल गैस का यूज किया जाता है। निम्न में से किस धातु में अधिकतम उष्मीय चालकता है? क्या है? अधिकतम उष्मीय चालकता है वो किस धातु में है ये बताना है। लोहा में है, एल्यूमिनियम में है, कॉपर में है या फिर सिल्वर में? बताइए सही जवाब क्या रहेगा कि हाँ सर इस धातु में क्या है? अधिकतम उष्मीय चालकता है। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है यहाँ पे। रश्मि मीणा का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। किस में है सर? सिल्वर में है। किस में है? सिल्वर में अधिकतम उष्मीय चालकता है। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर एक दूसरे के पंखों के साथ और पंखुड़ियों के साथ भी जुड़े होते हैं। कौन से पुंकेसर होते हैं? वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पंखों के साथ और पंखुड़ियों के साथ भी क्या जुड़े होते हैं? तो बताइए लेगुमिनोस है वो या फिर लिलियेसाई है या फिर कॉम्पोजिट है या फिर यूफोर्बिसी है? बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है यहाँ पर? घर जा रही हूँ, अभी कहाँ है फिर घर जा रही है तो?
क्या हो गया रश्मि? हाँ बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी यूफोर्बिसी क्या है आपका बिल्कुल सही है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पू कैंसर होते हैं वो एक दूसरे के पंखों और पंखुड़ियों के साथ जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिजेमाइट क्या होता है? जो ब्रिजेमाइट है वो क्या होता है? थेम्स नदी पर बना पुल है, एक खेल का नाम है, पृथ्वी का सबसे प्रचुर खनिज है, या फिर एक संगीत का नाम है? बताइए ब्रिजमाइट क्या है? ब्रिजमाइट क्या है बताइए? सबसे पुराना प्रचुर खनिज है, या फिर एक खेल का नाम है, या फिर थेम्स नदी पर बना एक पुल है, या फिर एक संगीत का नाम है? बताओ क्या है? ब्रिजमाइट क्या है? सबकी परेशानी राहुल तो दूर थोड़ी कर सकता है। कोई भी परेशान हो, सबकी परेशानी हम दूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सभी का। ये जो ब्रिजमाइट है वो क्या है? पृथ्वी का सबसे प्रचुर खनिज है, वो क्या है? ब्रिजमाइट है। कौन सा है सर? ब्रिजमाइट है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ए ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस बोलते हैं, या फिर हेमोलिसिस बोलते हैं, या फिर ऑस्मोसिस बोलते हैं, या फिर पैरालिसिस बोलते हैं? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? जो मानव बॉडी है उसमें जो रक्त है उसको क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बताइए उसको क्या बोला जाता है? बिल्कुल सही जवाब गार्गी। उसको क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रक्त के प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोला जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर एक तरल है? जो कमरे का जो तापमान होता है उसके अंतर्गत वो क्या है? तरल अवस्था में। तो कौन सा तत्व है वो? फॉस्फोरस है, मरकरी है, सोडियम है, या फिर एल्यूमिनियम है? बताइए कौन सा तत्व है वो कमरे में क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो कौन सा तत्व है वो कमरे में क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। बिल्कुल बी जवाब आ चुका है किरण गार्गी। हाँ जी। कौन सा है? जो मरकरी है वो कमरे के टेम्परेचर में क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है भाई? लिक्विड फॉर्म में रहता है कमरे के टेम्परेचर पे। कौन सा तत्व? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोक्लूसाइट एक अयस्क खनिज है, किसका? मरकरी का, मैग्नीज का, मोलिब्डेनम का, या फिर सीसा का? बताइए क्या नाम है? पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क या फिर खनिज है? मरकरी का है, मैग्नीज का है, या फिर मोलिब्डेनम का है, या फिर सीसा का है? हाँ जी। बिल्कुल बी जवाब है गार्गी का। बिल्कुल सही जवाब है। किसका है ये मैग्नीज का है भाई। किसका है ये अयस्क खनिज किसका है? कौन? पायरोक्लूसाइट मैग्नीज का क्या है? अयस्क खनिज है। अब बताइए 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। किसके बराबर है? 3.6 मेगा जूल के बराबर, 3.8 मेगा जूल के बराबर, 1.2 मेगा जूल के बराबर, या फिर 3.0 मेगा जूल के बराबर? बताइए 1 किलोवाट घंटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट होवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, 3.8 मेगा जूल, 1.2 मेगा जूल, या फिर 3 मेगा जूल? यहाँ पे क्या सही जवाब रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। जो 1 किलोवाट घंटा है वो किसके बराबर है? 3.6 मेगा जूल के बराबर है। टेक्सोनोमी एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? क्या है सर? टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? बताइए आकृति विज्ञान, एनाटॉमी, वर्गीकरण, या फिर आर्थिक उपयोग? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन, या फिर इकोनॉमिक यूजेज? किससे रिलेटेड ये साइंस है? कौन सी? टेक्सोनोमी।
टेक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी या फिर इकोनॉमिक यूजेज? टेक्सोनॉमी बताओ फटाफट से। बी बोल रहे हो, गलत जवाब। यहाँ पे सही जवाब रहेगा जो टेक्सोनॉमी होती है वो किससे रिलेटेड है? वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। वर्गीकरण से रिलेटेड जो साइंस होती है वो क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी कहलाती है। ओलियम क्या है? ओलियम होता क्या है ये बताना है। कैस्टर ऑयल है, विट्रियल का ऑयल है, या फिर H2SO4 है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। फ्यूमिंग H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रोइल, कैस्टर ऑयल, या फिर नन ऑफ दीज। ओलियम क्या है? ओलियम क्या है वो बताना है अभी आपको। रश्मि का आंसर आया है, बिल्कुल सही जवाब है सी। बिल्कुल, ये क्या है? फ्यूमिंग H2SO4 होता है, उससे क्या बोला जाता है? ओलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलियम कहा जाता है। एक पशु कोशिका से पौधे की कोशिका को अलग करने की उपस्थिति बतानी है आपको। क्या बतानी है? एक पशु कोशिका से पौधे की कोशिका को अलग करने की उपस्थिति क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका दीवार, कोशिका झिल्ली, या फिर नाभिक? बताओ फटाफट सही जवाब क्या रहेगा? कि हाँ सर, एक पशु कोशिका से पौधे की कोशिका को अलग करने की जो उपस्थिति होती है वो क्या है? वो है आपके क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा आपका? क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिसके अंतर्गत एक पशु की कोशिका होती है उसे पौधे की कोशिका से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। किसके तहत? क्लोरोप्लास्ट के तहत किया जाता है। यूरेनाइट एक अयस्क खनिज है, किसका है? जिंक का है, यूरेनियम का है, टाइटेनियम का है, या फिर एल्यूमिनियम का है? क्या है सर? यूरेनाइट की बात हो रही है। तो यूरेनाइट किसका एक अयस्क खनिज है? बताओ फटाफट से सही जवाब क्या रहेगा आपका? हाँ जी, बताओ फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, यूरेनियम का है भाई। जो यूरेनाइट है अयस्क खनिज है वो किसका है? यूरेनियम का है। बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा यौगिक पेट्रोल के साथ मिश्रित है और मोटर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है यौगिक जो पेट्रोल के साथ क्या किया जाता है? मिश्रित किया जाता है, मिक्स किया जाता है। एथीन है, इथेनॉल है, या फिर एसीटोन है? बताइए। इथेनॉल, एथेनॉल, एथीन या फिर एसीटोन, कौन सा यौगिक है जो पेट्रोल के साथ क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। सरकार भी उसको क्या कर रही है? प्रचारित कर रही है, जिससे क्या होता है कि भाई जो प्रदूषण होता है वो बहुत कम होता है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल इथेनॉल को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? इथेनॉल को पेट्रोल के अंतर्गत मिलाया जाता है। आपको पता है अभी जो इंजन चल रहे हैं गाड़ियों में BS6, BS7, वो इंजन होते हैं किस लिए? पेट्रोल में इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी उनको यूज लिया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या है? इथेनॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल घटना हीरे की चमक के लिए जिम्मेदार होती है? तो बताइए कौन सी ऑप्टिकल घटना होती है वो हीरे की चमक के लिए जिम्मेदार होती है? अधिकतम अपवर्तन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, कुल सतह परावर्तन, या फिर 100% संचरण? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्टिकल घटना कौन सी है जो हीरे की चमक के लिए जिम्मेदार होती है? किसके लिए? हीरे की चमक के लिए जिम्मेदार होती है। तो कौन सी घटना है भाई फटाफट बताओ? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल सरफेस रिफ्लेक्शन, या फिर 100% ट्रांसमिशन? कौन सी घटना है? तो ऐसा वैसा किसने समझा है? तो खुद क्यों समझ रहा है अपने आप को ऐसा वैसा? और इसके बाद पॉलिटी क्लास होने वाली है। मैं पहले बता देता हूं आपको, पॉलिटी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में होंगे।
बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो घटना क्या है, हीरे की चमक के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। एल्यूमिनियम का जो एस्क है वो कौन सा है, फ्लोरस्पोर, बायो ऑक्साइड, हेमटेट या फिर चालको पाइराइट्स। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है ना वो कौन सा है इनमें से, वो बताना है भाई आपको। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है, फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा। फ्लोस्पार, बायो ऑक्साइड, हेमटेट या फिर चालको पाइराइट्स। बताइए सही जवाब क्या रहने वाला आपका यहाँ पर। हाँ जी, हेमटेट नहीं है बेटा, यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, बायो ऑक्साइड है ना, वो क्या है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। एल्यूमिनियम अयस्क है ना, वो किसका है, बायो ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा संयोजन एक से संयोजक बंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, कैल्शियम और क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन या फिर मैग्नीशियम और क्लोरीन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, से संयोजक बंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना है वो किस में है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन में है, कैल्शियम और क्लोरीन में है, ऑक्सीजन और क्लोरीन में है या फिर मैग्नीशियम और क्लोरीन में है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। कि हाँ सर, सबसे अधिक संभावना है वो इन दोनों की है। यहां पे सही जवाब क्या रहेगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन की सबसे अधिक संभावना है किसमें, से संयोजन एक बंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना किसमें है, यहां पे आपके ऑक्सीजन और क्लोरीन में है। पौधे के निम्नलिखित में से किस रोग में पत्तियों के क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाती है। निम्न में से किस रोग से क्या होता है, पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो किसके अंतर्गत होता है, तंबाकू का मोजेक रोग, साइट्रस कांकेर, गेहूं का टुंडू रोग या फिर रिजाटोनिया। कौन सा रोग है जिसके तहत क्या होता है सर, पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ जी, कौन से रोग में होता है वो होता है आपके तंबाकू के मोजेक रोग में होता है। किस में होता है, तंबाकू के मोजेक रोग में होता है। सर क्लियर है, आई बात समझ में या नहीं आई, बताओ रे छोरों कि हाँ सर बात समझ में आई या को नहीं। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, वरना गाना गाते फिरोगे। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, फिर वो चली जाएगी कि मेरे घर वाले नहीं माने, ये कह के चली जाएगी। पापा नहीं मान रहे हैं, पढ़ाई कर लो, पापा मान जाएंगे, नौकरी लग जाएगी तो पापा भी मान जाएंगे भाई। आई बात समझ में छोरों। यहाँ पर नारी शक्ति ज्यादा है, देख लो, नारी शक्ति कोई पूछ लो फिर कहेगी हाँ सर पापा नहीं माने। पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित है, बताइए। पृथ्वी है ना हमारी, उसकी जो पपड़ी का मुख्य भाग है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित है, वायु और लोहे से, वायु और सिलिकॉन से, सिलिकॉन और लोहे से या फिर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। अरे मैं गलत ही सही थोड़ी सही बता रहा हूं मैं। हाँ इसका जवाब दो फटाफट से। पृथ्वी का जो मुख्य भाग है वो किससे निर्मित है, डी बोल रही है किरण। यहां पे सही जवाब क्या रहेगा, वायु और सिलिकॉन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है।
यूं कहीं करे दो पास सही जवाब देवे ज कोन तू यूं कहीं कर रही है हम तार बापू ने कहना पड़सी मन। हाँ भाई ध्वनि प्रदूषण की इकाई बतानी है आपको। जो ध्वनि प्रदूषण होती है उसकी इकाई किसके मापी जाती है? डेसिबल में, डेसिमल में, पीपीएम में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ सही जवाब क्या रहेगा आपका? कि हाँ सर ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? बताओ ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है रे? सही जवाब आ चुका है, बिल्कुल डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। सब होशियार हो गए भाई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहां पर होती है? दूर पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, पृथ्वी के केंद्र पे होती है या फिर सतह पर होती है? बताओ भाई फटाफट से सही जवाब क्या रहेगा? कि हाँ सर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां पर होती है? पोल्स पे होती है, इक्वेटर पे होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे होती है या फिर सरफेस पे होती है? जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो बताना आपको पृथ्वी में सबसे ज्यादा कहां पर होती है। भूमध्य रेखा बता रहे हो आप, लेकिन गलत जवाब है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम कहां पर होती है? वो होती है आपके पोल्स पे होती है। कहां पर होती है? पोल्स पे सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की क्या होती है? तीव्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। बताइए हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है क्यों? एजीबीआर अनाज को धातु चांदी में कम करे, धातुई सिल्वर को सिल्वर सलेट में बदले, घुलनशील परिसर के रूप में एक घोषित रजत ब्रोमाइड निकाले या फिर चांदी को हटा दे। बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका? यहाँ पर हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो फटाफट से सही जवाब दो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सही जवाब दो। ए सही जवाब बोल रहा है, बी बोल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। घुलनशील परिसर के रूप में एक घोषित रजत ब्रोमाइड निकालें, इसीलिए हाइपो का यूज है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका तो जवाब दे ही दो रे भाई, दूसरी क्लास का बच्चा भी इसका जवाब दे देगा कि भाई आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल या फिर ऑक्सीटिनियन सन्यासी नॉर्मन बोरलॉग या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? राहुल कुमार आई एम लिविंग। एम शालिनी का सही जवाब आ चुका है, ए आया है। रश्मि का भी ए आया है। मेंडल मेंडल मेंडल, बहुत बढ़िया कुमावत, बिल्कुल सही जवाब है। कौन है आनुवंशिकी के पिता? ये है आपके ग्रेगर मेंडल। XXY सुन रखा आपने, बिल्कुल सुन रखा होगा। और जो एम.एस. स्वामीनाथन आपको पता है हरित क्रांति के जनक थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे और इनकी क्या हो गई है? हाल ही में इनका निधन हो गया है भाई। हाल ही में क्या हो गया है? इनका निधन हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? यहाँ पे आपको पता है हरित क्रांति के जनक थे भारत में और इनका क्या हो चुका है? हाल ही में निधन हो चुका है। और आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है वो बताइए? मीथेन, प्रोपेन, एटेन या फिर क्लोरीन? बताइए फटाफट से। जो गोबर गैस है उसका मुख्य घटक क्या है? बताओ भाई गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? बिल्कुल कुमावत महेश, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी है भाई गोबर गैस का मुख्य घटक? कौन सा है? मीथेन है भाई। कौन सा है? मीथेन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट
अयस्क या फिर खनिज है, सॉरी एक है यहाँ पे। कार्नोटाइट एक अयस्क या खनिज है, बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या फिर तांबा, किसका है फटाफट से बताइए। कार्नोटाइट क्या है, सॉरी किसका अयस्क या फिर खनिज है, फटाफट से बताइए। सही जवाब क्या रहने वाला है यहाँ पे? बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? यूरेनियम बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद एकत्र किया गया बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह बैक्टीरिया और गंदगी को शामिल करता है, इसमें घुलने वाले जहरीले रसायन होते हैं, खनिजों में कमी होती है, या फिर वो पानी क्या है? अम्लीय है। बताइए ये सही जवाब क्या रहेगा? बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद जो इकट्ठा हुआ पानी होता है बारिश का, वो पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो बताना है। और जस्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। उसके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं पॉलिटी के जीतराम सर, वो आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाने वाले हैं पॉलिटी के, तो वो भी क्वेश्चन आपको करने हैं। और ये जो भोकाल है वो एग्जाम तक मचा रहना चाहिए, आपके दिमाग में भोकाल चलना चाहिए जूनियर अकाउंटेंट का। क्यों? फर्स्ट पेपर को हम पूरा नेस्त नाबूद करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम क्या करेंगे? नेस्त नाबूद कर देंगे फर्स्ट पेपर को पूरे को। ये भोकाल है वो एग्जाम तक चलना चाहिए अपना। और हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे कंप्यूटर हो, पॉलिटी हो, हिंदी हो, साइंस हो, सारे जो फर्स्ट पेपर के हैं वो सब करवाएंगे आपको। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब करवाने वाले हैं। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा? बिल्कुल वो पानी क्या होता है? वो अम्लीय होता है सर। क्या होता है? वो पानी अम्लीय होता है, इसलिए वो पानी पीने युक्त नहीं रहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? तो कौन करता है अभी फटाफट से बताइए। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कौन विकसित करता है वो बताना है अभी आपको। एंटीजन करता है, एंटीबॉडी करती है, एंजाइम करता है, या फिर हार्मोन करता है? फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा। फाइल कौन सी लगानी है? ठीक, हाँ जी भाई, फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला आपका। सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद पूछ लेना रणवीर कहाँ का है, उसका आधार कार्ड मैं भेज दूंगा, मेरे पास है उसका, पढ़ाई कर ले तुम, कहाँ का है, कहाँ का है, क्या करेगी, कहाँ का है, बताओ बताओ फटाफट से बताओ सही जवाब क्या रहेगा भाई आपका। अपने बीच आ चुके हैं पॉलिटी के सर, हमारे बीच आ चुके हैं, फटाफट आंसर दे दो, उसके बाद सर स्टार्ट करेंगे भाई। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? एंटीजन बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है वो कौन करता है? एंटीजन करता है भाई। कौन करता है? एंटीजन करता है सर। क्लियर है सर? बिल्कुल है। ये लो, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भिजवा दूंगा भाई। और बताओ क्या करें आपके लिए? पीडीएफ आप टेलीग्राम पे देख लेना, राजस्थान क्लास 24 का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। जितनी भी क्लासेज हुई है साइंस की सारी पीडीएफ में आपको वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, लगातार तैयारी करते रहिए। और जस्ट अभी पॉलिटी की क्लास है आपके, क्या बोल रहा हूँ, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी नहीं है बेटा, एंटीजन है रणवीर, वो एंटीजन है। अरे बी नहीं है, ए ही है, वो एंटीजन है। हाँ, टॉपिक से पढ़ा देंगे गार्गी, बिल्कुल टॉपिक से आपको पढ़ा दिया जाएगा। हाँ जी, ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चन अब लगा देते हैं। पॉलिटी के सर हमारे बीच में आ चुके हैं। फटाफट से आ जाइए, बहुत ही शानदार तरीके से सर का स्वागत कीजिए। और पॉलिटी के क्वेश्चन आपके बीच में आ चुके हैं भाई। अब मैं बुलाना चाहता हूं जीतराम सर को।
जो आपको क्या करवाएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। शेयर करो भाई, फटाफट से शेयर कर दो क्लास को। आपके जितने भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे स्टेटस पे क्लास लगा दो कि जूनियर अकाउंटेंट क्या चल रहा है, भोकाल चल रहा है भाई, और ये एग्जाम तक चलने वाला है भोकाल। ठीक है, चलो सर आ गए हैं, सर जी आइए, वेलकम लो। नमस्कार साथियों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का क्लास 24 आपनो राजस्थान पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों फटाफट आ जाइए, हम भारतीय संविधान के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। सभी बच्चे आंसर देंगे, फटाफट सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए तुरंत स्पीड से। ठीक है, आ जाइए फटाफट, हाँ तुरंत स्पीड से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, संसदीय शासन प्रणाली। प्यारे बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली जो है वो कहां से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश, आयरिश का मतलब होता है बेटा आयरलैंड, आयरिश का मतलब क्या होता है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है। फटाफट आंसर दीजिए। गार्गी शर्मा बिल्कुल सही है, रश्मि मीणा बिल्कुल सही है, ऑफिशियल रणवीर सिंह और बादल कुमार बेरवा सभी जो है तुरंत स्पीड से आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। प्यारे बच्चों, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग नंबर 4 में है और नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक है। और ये कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, बताओ फटाफट स्पीड से। कौन सा ऐसा स्रोत है जहां से भारत का संविधान लिया गया है सर्वाधिक। आज सुबह की क्लास में भी मैं बता रहा था, सुबह वाली क्लास में बता रहा था कि 2/3 संविधान वहां से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम जो है वहां से भारत का संविधान जो है वो सर्वाधिक प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन हमारे भारत का जो है वो किस देश के समान है। आप सबको पता है जहां जहां पर भी संघात्मक शब्द आ जाएगा हमें आंसर लगाना है कनाडा। हमें क्या आंसर लगाना है, कनाडा। तो संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन कनाडा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब बच्चों को ईमानदारी से आंसर देते रहना है। गलत है कि सही है उस चीज का आपको तुरंत पता लग जाएगा। प्यारे बच्चों, समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखना, हमारे देश में जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया गुरुजी, एक तो है संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक है गुरुजी राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, एक होती है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन से संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सर जी आपका नाम बता दीजिए प्लीज, परिचय दीजिए। प्यारे बच्चों, मेरा नाम जीतराम चौधरी है और मैं फिलहाल प्रधानाध्यापक राजस्थान शिक्षा विभाग के पद पर कार्यरत हूं और आप लोगों के लिए मैं पॉलिटिकल जो है उस विषय को पढ़ाने के लिए हमेशा अब तत्पर रहूंगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन अभी जस्ट पढ़ाया था, कनाडा। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है वो कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है। आप सबको पता है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। प्यारे बच्चों, मूल कर्तव्य संविधान के भाग नंबर 4A में है। भाग 4A में मूल कर्तव्य हैं। संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A में है। मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, वर्तमान में कितनी है, 11। मूल कर्तव्य की संख्या प्रारंभ में 10 थी, अभी वर्तमान में कितनी है, 11।
और मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। सरदार सवर्ण सिंह समिति जो थी, उस सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अरे सर सिलेबस तो देखो, बिल्कुल गार्गी सर प्लीज राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़ा दो प्लीज। रश्मि निश्चिंत रहो, राजस्थान की पूरी पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा, कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरे टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार अगले जो प्रश्न जितने भी आएंगे वो सिलेबस के अनुसार आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत के प्रश्न क्यों दिए हैं, सुन लो ध्यान से। संविधान के स्रोत के प्रश्न इसलिए दिए हैं क्योंकि संविधान जब पढ़ेंगे तो हमें ये पता तो होना चाहिए ना, पॉलिटिकल जब हम पढ़ेंगे तो ये पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी चीज कहां से ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहां से ली गई है। अभी जस्ट बताया था, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो आप सबको पता है मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए थे हमने, अमेरिका से लिए थे। कौन से देश से लिए थे, अमेरिका से। हाँ, अंतर्मन और बाह्य मन से धन्यवाद, आपके अनुभव का हम जरूर फायदा उठाएंगे। अनुरोध है स्पीड धीरे करिए, बिल्कुल प्यारे बच्चों स्पीड और थोड़ी धीरे कर देंगे, मस्त रहो आप, है ना। सर हम सब जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट है। रश्मि बिल्कुल अब समझ गया मैं, पूरा मामला जो है वो उस हिसाब से पढ़ा दूंगा आपको। अरे सर हाँ बिल्कुल 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 सही है भाई। जोशी जी बिल्कुल धन्यवाद। ओके 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 ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है। संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान के समान रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, अमेरिका से ग्रहण किया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कौन से देश से, ऑफिशियल रणवीर सिंह आरएस को एग्जाम देख के पता नहीं क्या कह रहे हैं। आकांक्षा सैनी मैं भी हूं क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा, ठीक है। बादल कुमार बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, ठीक है। ठीक है भाई ठीक है, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कम करो, ठीक है, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो बेटा हो। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है, ठीक है। तो ये कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है वो हमने कौन से देश से लिया है, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संबंध से लिया, खालिस्तान के संविधान से लिया है। प्यारे बच्चों, आपात संबंधी उपबंध जो है वो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया है, ठीक है ना। आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है, जर्मनी के संविधान से। हाँ, एक के तो क्लास की आन बान शान है, बिल्कुल भाई रणवीर सिंह, हो सकता है ऐसा भी हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, वही वाली बात है, नीति निर्देशक तत्व। अभी ये प्रश्न 3-4 टाइप से रिपीट हो रहा है, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के गठन, प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर रहेगा आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों देखो, मैं चाहूं तो एक प्रश्न में 10 मिनट लगाऊं तो फिर क्या मतलब निकलेगा। आपका उद्देश्य संपूर्ण सही समय पर पूरा होना चाहिए। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय देश में सर्वोच्च होगा, यह बात कौन से देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई है। सर क्वेश्चन हमसे पूछिए फिर बाद में व्याख्या कीजिए, बिल्कुल बादल कुमार बेरवा, आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, व्याख्या हम कर देंगे, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न जो है वो आप बताओगे, मैं सबका चेक करूंगा, ठीक है बेटा, सबका चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17,
अब ये प्रश्न तो आपसे वही प्रश्न आ गया, चौथी बार आ गया ये प्रश्न, लेकिन तरीका दूसरा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? बताओ देंगे। अब तुम कह रहे हो सर हमसे पूछो, लो। हाँ, अब भाई गार्गी तेरे को कह दिया कि कल से टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आज तो तुम शांत रह करके मस्ती से उत्तर दो और इन प्रश्नों के उत्तर दो बेटा, हो ना। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? बिल्कुल आकांक्षा सैनी का राइट आंसर है। हाँ, सीमा वर्मा का बिल्कुल राइट आंसर है। रश्मि मीणा बिल्कुल समझ गए भाई तेरी बात को, ठीक है। बादल कुमार बिल्कुल सही है। डीपीएसपी आयरलैंड, बादल कुमार बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है बेटा। बिल्कुल गार्गी शर्मा बिल्कुल सही आंसर है बेटा। रश्मि मीणा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है बेटा। सबका सही आंसर है। और यहां पर आंसर क्या होगा? आयरलैंड। क्या आंसर होगा? आयरलैंड होगा। देखो इसके जस्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कलेक्टर का पद, भारत में जो कलेक्टर का पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। बताओ कलेक्टर का पद कहां से उधार लिया था? ये तरीका बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा, जैसे तुम कहोगे वैसे चल जाएगा। मस्त रहो तुम तो, ठीक है ना। मस्त रहो, बिंदास तरीके से पढ़ो। कोई भी चीज की समस्या हो तुरंत बताओ, गुरुजी ये चीज समझ में नहीं आ रही है। कलेक्टर का पद कहां से लिया था? रणवीर सिंह का आंसर आया इंग्लैंड। इसके बाद में आकांक्षा सैनी कह रही है सर ए इंग्लैंड। जोशी जी भी आ गए, सी बता रहे हैं ऑस्ट्रिया। सीमा वर्मा ए बता रही है। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर इसमें इंग्लैंड है। ध्यान रखना, हमने कलेक्टर का पद जो है वो कहां से लिया था? इंग्लैंड से लिया था। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। यह बात कौन से देश के संविधान से प्रभावित है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 19वें का आंसर दो सभी। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, यह बात कौन से देश के संविधान से ली गई है? बताओ आप लोग। कितने खतरनाक बालों को, एक दूसरे से आप आपस में लड़ने भी लग जाते हो क्लास में। कितने कैसा समय आ गया है? ऑनलाइन ही लड़ाई, ऑनलाइन ही पढ़ाई, ऑनलाइन ही प्रेम है। बताओ, कोई जापान बता रहा है, कोई अमेरिका बता रहा है। देखो यहां पर विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता जो है ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, इंग्लैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? अब देखो प्रश्न वही आयरलैंड वाला ही है। अब आप कहोगे सर ये 5वीं बार आ गया, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित किस देश से है ये पूछा है। थोड़ा सा घुमा दिया, किस देश से लिया गया है ये नहीं पूछा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 21वें का आंसर देना सबको। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताओ फटाफट स्पीड से। मूल कर्तव्यों को हमारे भारत के संविधान में जो शामिल करने का विचार है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ। ये कह रही है सर मैं तो तुक्का मारी हूं। तुक्के मारो, लेकिन कम से कम जब उसका उत्तर बताएंगे तब तुम्हें समझ में तो आएगा भाई असली आंसर क्या है। तुम कम से कम सामने पढ़ रहे हो ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे सही भी होने लग जाएंगे। तो देखो मूल कर्तव्य जो है, उन मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ का मतलब हो गया रूस। पूर्व सोवियत संघ का मतलब क्या हो गया? रूस। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22,
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब मौलिक अधिकार जो हैं उनको भी आप से कुछ समय के लिए स्थगन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। यह बात किस देश के संविधान से ली गई है? बताओ फटाफट स्पीड से। फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 में मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, आपसे कुछ समय के लिए स्थगन किया जा सकता है। और आपको यह भी पता है कि कब रोका जाता है? जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है। आपातकालीन स्थिति आ जाती है तब ऐसा किया जाता है। तो आप सबको पता है इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं? जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी। बिल्कुल सही आंसर है सभी बच्चों का, बिल्कुल करेक्ट है। वास्तविकता में सभी बच्चे जो हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ठीक है, कौन कौन सी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहां से प्रभावित है भारत के संविधान में? बताओ फटाफट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 23वें का आंसर बताओ। 7 प्रश्न और बच्चे हैं बेटाओ। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आंसर है आप लोगों के लिए? बताओ फटाफट स्पीड से, तुरंत प्रभाव से आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 23, 23, 7 प्रश्न और बचे हैं, क्लास खत्म। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था यहां से ली है, मौलिक अधिकार भी यहीं से लिए हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन भी यहीं से लिया है। यानी उपयुक्त सभी। 23वें में आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी बिल्कुल सही है। रणवीर का बिल्कुल सही है, रणवीर बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का क्लास में। रश्मि क्यों बाई बोल रही है? तो अभी पढ़े। रचना जोशी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है ना? गार्गी शर्मा, गार्गी शर्मा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सबसे प्यारा प्रश्न, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसने छोड़ा है? और यह प्रश्न तो सबका सही होगा क्योंकि यह प्रश्न तो आता ही रहता है, यह प्रश्न तो पूछता रहता है और यह प्रश्न आना बहुत जरूरी भी है क्योंकि भारत का संविधान जो है वो 2/3 वहां से लिया गया है। उसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। बताओ कौन सा अधिनियम है वो? फटाफट स्पीड से बताओ कौन सा अधिनियम है वो? हाँ बिल्कुल सही है, रश्मि कह रही है सर डी आंसर। आकांक्षा सैनी 1935 बता रही है। बादल कुमार, यहां पर ब्रिटिश तो बिल्कुल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट था, इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 पर बात करेंगे। भारतीय संविधान में संघवाद संघात्मक किस देश से लिया गया है? बताओ किस देश से लिया गया संघवाद? फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए सभी बच्चे। हाँ सभी बच्चे इंटेलिजेंट है भाई, कहने की जरूरत ही नहीं है, हर बच्चा इंटेलिजेंट है। प्रशांत कह रहा है 25वें में कनाडा, प्रशांत कह रहा है कनाडा। हाँ बिल्कुल, रश्मि कनाडा कह रही है, आकांक्षा सैनी कनाडा कह रही है, अंकिता मीणा कनाडा कह रही है, गार्गी भी कनाडा कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय कौन से देश से ग्रहित किया गया है? आप सबको पता है सर्वोच्च न्यायालय को सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो कौन से देश से ग्रहित की गई है? फटाफट बता दीजिए, एक तुरंत आंसर बता दीजिए। न्यायपालिका का जहां पर भी नाम आएगा ना वहां पर एक ही देश आंसर लगाना है। फटाफट बताओ कौन सा लगाओगे क्वेश्चन नंबर 26 में?
बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। प्रशांत बिल्कुल सही कह रहा है। रश्मि जो है वो बी बता रही है, बिल्कुल सही है भाई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वो अमेरिका से ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 27, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? आ गया आंसर इसका, तो सबका सही आ जाएगा, सबका आंसर करेक्ट आ जाएगा। बादल कुमार बेरवा कह रहा है सर भूख लग रही है। बेटा मैं भी भूख आई हूं, मुझे भी भूख लग रही है, और अभी तो मेरी एक क्लास और होगी। क्लास 24 का ज्ञान मार्ग का चैनल एक और है, ज्ञान मार्ग जो है जीतराम चौधरी, जैसे आप डालेंगे यूट्यूब पर ज्ञान मार्ग नाम का चैनल एक और है, वो भी क्लास 24 का ही है। अभी 8:30 बजे और क्लास लेनी है मुझे तो, और इसके बाद में फिर घर जाऊंगा। सुबह से स्कूल जाना, सुबह क्लास लेना, सुबह सारे दिन भर स्कूल में रहना, स्कूल से आते फिर यहाँ पर क्लासें लेना, यहाँ पर आने के बाद में फिर रात तक क्लासें लेना। क्या टेंशन लेते हो तुम? तुम्हारी जितनी मेहनत तो मैं भी तो कर रहा हूँ ना, जो तो गवर्नमेंट सर्विस के बाद में है ना। तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा। ये भी पढ़ लिया, अमेरिका। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ये प्रश्न था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को किसने अपनाया था? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। देखो जहां जहां पर भी संसद आ जाए ना, वहां वहां पर एक ही आंसर लगाना है टिक आप लोगों को। सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपनी सीट न छोड़ें। बिल्कुल आकांक्षा सैनी, बिल्कुल शानदार। कभी भी मैं पढ़ाऊं ये लड़की जरूर हमेशा ईमानदारी से मेहनत कर रही होती है। सर आपके तो मास्टर जी खाना बनाने वाली है, मास्टरनी है ना खाना बनाने वाली। बिल्कुल भाई बादल, मास्टरनी खाना बनाने वाली है, लेकिन भाई खाना तो जब खाऊंगा ना जब घर जाऊंगा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। संसद का नाम आते ही सीधा ठिकाना है इंग्लैंड से। कौन से देश से? इंग्लैंड से। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से ली गई है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। फटाफट स्पीड से, तुरंत स्पीड से आ जाओ सभी बच्चे, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 29वें का 29 का आंसर बताओ सभी बच्चे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी भाईचारा कौन से देश से लिया गया है? बेटाओ बताओ फटाफट स्पीड से। 29वें में प्रशांत कह रहा है गुरुजी ए, प्रशांत ए बता रहा है बेटा। हाँ, सुरेंद्र कुमार भी ए बता रहे हैं, अंकिता भी ए बता रही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया था ये नारा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इक्वलिटी, फ्रीडम और ब्रदरहुड। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये बात हमने कौन से देश से ली है? बताओ फटाफट स्पीड से, तुरंत स्पीड से बता दो। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, तुरंत प्रभाव से बताओ, जल्दी 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 बताओ फटाफट स्पीड से। किस देश के संविधान से प्रभावित है संशोधन प्रक्रिया? क्वेश्चन नंबर 30 में प्रशांत कह रहा है साउथ अफ्रीका है गुरुजी, अंकिता मीणा कह रही है गुरुजी डी दक्षिण अफ्रीका, बादल कह रहा है गुरुजी अफ्रीका, गार्गी कह रही है ए। अब बता गार्गी, तू कह रही है गुरुजी राजस्थान पढ़ाओ राजस्थान पढ़ाओ, तुझे है ना इसी का नहीं आ रहा, इसी का नहीं आ रहा, बता तेरा तो कनाडा तो बिल्कुल गलत है बेटा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में जो भी पढ़ा रहे हैं ना उसको तरीके से पढ़ लो, आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाओगे। और मुझे आज भी पता है कि मैं भी बेरोजगारी का दौर देखा हुआ हूं, और मैंने बेरोजगारी का समय देखा, और बेरोजगारी का समय देख करके और जो गुरुजी पढ़ाते थे दिल से और हमेशा शांति से पढ़ता रहता था, और अंत तो परिणाम ये हुआ कि भगवान ने सरकारी सेवा दी हमें। हम आपसे भी कहते हैं कि आप भी जॉब लगोगे। अब रही बात, आज हमारा पहला दिन है, आपको पता है कि ये भोकाल वाली क्लास में हमारा पहला दिन है। हम पॉलिटिकल जो है उसको पढ़ा तो 14 साल से रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमने आपका जो सिलेबस है वो आज ढंग से देख करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार करवा लेने, मस्त रहो। फिर भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है?
बेटाओ संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कौन से अफ्रीका से? दक्षिण अफ्रीका से। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं, जाते जाते सब बच्चों को खतरनाक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। संविधान के स्रोत, अब तुम देखो पढ़ाते कैसे। संविधान के स्रोत 3 लाइनों में खत्म करवा देता हूं पूरे ही। देखो शॉर्ट ट्रिक्स है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अन्याय की पुनः उपमा लो, अन्याय की पुनः उपमा लो। ये लो साहब, ये सब चीजें अमेरिका से ली गई है। गुरुजी क्या क्या ली गई है सुनो बेटाओ ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 अधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, पुनरावलोकन प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये सब बातें कौन से देश से ली है? अमेरिका से। और सुनो गुरुजी दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स और देखो। ई विकासरा मंत्री, इसमें लिखी हुई सभी बातें जो है वो हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। प्यारे बच्चों कहां से ग्रहण की है? इंग्लैंड से। इकहरी नागरिकता, विधि के समक्ष समानता, कानून का संरक्षण, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्री परिषद की स्थिति, ये सब हमने कौन से देश से ली है? इंग्लैंड से ली है। समझ में आ गई बेटाओ? और सुनो ध्यान से, राजस्थान है ये प्यारों, राजस्थान। और इस राजस्थान में एक से बढ़ करके एक शिक्षक है, हमारे भी गुरुजन थे। ये राजस्थान रंग रंगीला राजस्थान है। और आ तो सुरगान शर्मावे, इपर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती दोरारी ओ मीठा मोरारी ओ धरती दोरारी। प्यारे बच्चों राजस्थान है ये, यहाँ एक से बढ़कर के एक शिक्षक मिल जाएंगे हमें। अरे देखो ध्यान से देखना, कहीं देखना कुछ जैसा मिल जाए। निया आज सद समास को गफा करूं अकवीजा में, सद समास को गफा करूं अकवीजा में, अकवीजा में। ये लो साहब हो गया काम खत्म। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरे गुलाब जामुनों, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है। गुलाब जामुनों ध्यान से सुनना। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। गणतंत्र फ्रांस से लिया है। मूल कर्तव्य रूस से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है। अरे मेरे गुलाब जामुनों, मस्त रहो मस्त रहो। 3 लाइनों में भारत के संविधान के स्रोत खत्म, टंटाई खत्म कर दिया, जिंदगी भर का कलेश खत्म। पहली लाइन अन्याय की पुनः उपमा लो, अमेरिका से ली गई है। दूसरी लाइन ई विकासरा मंत्री इंग्लैंड से लिया गया है। तीसरी लाइन निया आज सद समास को गफा करूं अकवीजा में। खतरनाक ट्रिकों के माध्यम से भारत का संविधान पढ़ने के लिए रोजाना शाम को 5 बजे आप उपस्थित हो जाइए और सुबह रोजाना 8 बजे आपको संविधान की क्लास मिलेगी। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए। अभी तो हम इस चैनल पर आए हैं और आप लोगों से जुड़ेंगे तो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से चीजें सीखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों, संविधान को इतना सरल बना देंगे, पॉलिटिकल को इतना सरल बना देंगे, इतना सरल बना देंगे, इतना सरल बना देंगे कि स से तो संसद को अनुच्छेद 79 में कर देंगे, र से राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में कर देंगे और ल से लोकसभा को अनुच्छेद नंबर 81 में पढ़ा देंगे। इतना खतरनाक पढ़ा देंगे। मस्त रहो तुम तो, केवल और केवल बिंदास्त रहो और आने वाले समय में पॉलिटिकल पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, सभी गुलाब जामुनों का धन्यवाद।